स्वागत है आपका टारगेट विथ एजिसर क्लास में। आज ज्योग्राफी के फोर्थ टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और हमेशा हमारे वीडियोज़ को देखा करें, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं। हमारा ज्योग्राफी का सेशन अभी शुरू हुआ है, शाम को हिस्ट्री का होगा और पॉलिटी का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को टारगेट विथ एजिसर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें, बीच में छोड़ के न जाएं। ठीक है, फटाफट आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और प्लीज़ अगर आपके पास कोई ग्रुप हो तो प्लीज़ उसमें इसे शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज हम देखेंगे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति से प्रश्नों को। ठीक है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार या लेटर भेजा गया। लेटर संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा जा रहा है और उस लेटर को, तार को भेजने में 12 मिनट का समय लग रहा है। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंच रहा है। ठीक है, नगर का देशांतर कितना है? ऑप्शन ए 97 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी 87 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 87 डिग्री पश्चिम या फिर ऑप्शन डी 97 डिग्री पश्चिम। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर कितना होगा? फटाफट करें इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 97 डिग्री पूर्व, 87 डिग्री पूर्व, 87 डिग्री पश्चिम या फिर 97 डिग्री पश्चिम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, 87 डिग्री पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस प्रश्न का एक महत्वपूर्ण भाग है ये, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घूम जाती है, अथवा अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। यानी एक घंटे में वो 15 डिग्री को पूरा करती है। एक घंटे में 15 डिग्री को पूरा करती है, या फिर 4 मिनट में 1 डिग्री को। और तोड़ दें इसको तो 4 मिनट में 1 डिग्री को पूरा कर रही है। तो टोटल मिला के आपका हो गया 6 घंटा है, तो टोटल आपका हो गया 360 मिनट। और 360 मिनट में 12 मिनट हमें घटा देना है, क्योंकि 12 मिनट इसे भेजने में लगा है। ठीक है, 12 मिनट इसे भेजने में लगा है, तो टोटल हो गया आपका 348। ठीक है, 348 मिनट हो गया। 348 मिनट को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 87 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 4 मिनट में 1 डिग्री होता है। 4 मिनट में 1 डिग्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, इसे आप सही कर लें, अफ्रीका से होकर पहला। बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से होकर। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेशनल डेडलाइन टाइम लाइन से अलग है, इसके तहत डेट का निर्धारण होता है। फटाफट करें इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से। ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है, ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा, 180 डिग्री के विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है ये ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में, और यह प्रशांत महासागर से होकर गुजर गया। दूसरी इसकी सूचना ये है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, कि जब कोई स्थल भाग इसके बीच में पड़ता है तो वहां पे इसे मोड़ दिया जाता है। आप मैप में देखेंगे तो कई जगह इसे मोड़ा गया है। ठीक है, जहां भी स्थल भाग पड़ेगा वहां इसको मोड़ दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कथन, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। कारण है, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। फटाफट करें इसका राइट आंसर। कथन है, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। कारण है, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट करें इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में है आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए सत्य है परंतु यहाँ पे आर सत्य है परंतु ए असत्य है। डी में फटाफट करें इसका राइट आंसर। यहाँ पे आर सत्य है परंतु ए असत्य है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, क्योंकि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। 12 घंटे का अंतर है। ठीक है, और ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 डिग्री का अंतर, और 180 डिग्री को अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 घंटे आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 घंटे आ जाएंगे। 720 मिनट आएगा, 720 मिनट मतलब 12 घंटे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। पहले आप प्रश्न देख लें फिर नीचे कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू स्थल या जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए मलक्का जल डमरू स्थल या मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, या फिर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक समीप है? फटाफट करें इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। बेरिंग जल डमरू मध्य यह सबसे नजदीक स्थित है। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, बेरिंग जल डमरू स्थल 168 डिग्री 23 मिनट पर स्थित है। फ्लोरिडा आपका 82 डिग्री 23 मिनट पर स्थित है, और जिब्राल्टर 5 डिग्री 41 मिनट पर स्थित है, जबकि मलक्का जल डमरू स्थल 99 डिग्री 32 मिनट पर स्थित है, और सबसे नजदीक आपका बेरिंग जल डमरू स्थल है 168 डिग्री 23 मिनट पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ऑप्शन ए समुद्री धारा को, ऑप्शन बी समुद्री हवा को, ऑप्शन सी देशांतर को, ऑप्शन डी अक्षांश को। फटाफट करिए इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी जहाज को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ऑप्शन ए समुद्री धारा को, ऑप्शन बी समुद्री हवा को, ऑप्शन सी देशांतर को, ऑप्शन डी अक्षांश को। फटाफट करें इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देशांतर को। ठीक है, किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए देशांतर को अपना मार्ग बनाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग, बहुत ही आसान प्रश्न है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 6400 किमी, 12,800 किमी, 40,000 किमी या फिर डी 5,000 किमी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट करें इसका राइट आंसर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 6400 किमी, 12,800 किमी, 40,000 किमी या फिर 5,000 किमी। आंसर करते हैं आप लोग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 40,000 किमी। ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई अगर हम एकदम इक्वल देखें तो 40,045 किमी है। ठीक है, 40,045 किमी है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, और 40,045 के आसपास है 40,000 किमी, तो 40,000 किमी इज द राइट ऑप्शन, सी द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें, बीच में छोड़ के न जाएं। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा से गुजरती है? निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? नीचे देशों के नाम दिए गए हैं, 3-3 के जोड़े में किस जोड़े के साथ भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राजील, सूडान और मलेशिया, ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राजील, सूडान और मलेशिया, ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। फटाफट करें इसका राइट आंसर। किस समूह से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। एक बार मैं नाम ले रहा हूँ। साओ टोम और प्रिंसेस, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैम्बन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मालदीव, किरिबाती और कोलंबिया। ये 13 राज्य हैं, सॉरी 13 देश हैं जहां से होकर विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन गुजरती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है? जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव वृत्त। फटाफट करें इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त।
आंसर कर दें आप लोग, प्लीज़ फास्ट आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर कर लें आप लोग क्योंकि बहुत टाइम मिल रहा है आपको। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं पाया जाता। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे शीत ऋतु नहीं होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर या फिर इक्वेटर लाइन पर कभी भी शीत ऋतु नहीं होती है, शीत ऋतु नहीं होती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। फटाफट करें इसका राइट आंसर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा की सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर। फटाफट कर लें इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, कोलंबिया 6 डिग्री 55 मिनट पर स्थित है, जकार्ता 6 डिग्री 12 मिनट पर स्थित है, मनीला 14 डिग्री 35 मिनट पर स्थित है और सिंगापुर 1 डिग्री 21 मिनट पर स्थित है। 1 डिग्री 21 मिनट पर स्थित है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पास में स्थित है सिंगापुर, सबसे पास में स्थित है सिंगापुर। और सिंगापुर भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर दूर है, मात्र 137 किलोमीटर दूर है सिंगापुर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। फटाफट करें इसका राइट आंसर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट करने इसका राइट आंसर। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन ए मिस्र से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी म्यांमार से। फटाफट करें इसका राइट आंसर। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? मिस्र से, भारत से, ईरान से, ऑप्शन डी म्यांमार से। फटाफट कर दें इसका राइट आंसर। 18 देश होकर गुजरते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी म्यांमार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ईरान। ईरान कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। टोटल 18 देश हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में, बहमास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका,
संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके 18 देश, और ये कहीं पे काउंट गलत हो गया, 18 देश हैं, यहाँ पे 6 छूट गया है। ठीक है, 6 छूट गया है, टोटल 18 देश शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकर रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए बोलिविया से, ऑप्शन बी पराग्वे से, ऑप्शन सी अर्जेंटीना से, ऑप्शन डी ब्राजील से। फटाफट करें इसका राइट आंसर, फटाफट कर दें इसका राइट आंसर। मकर रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए बोलिविया से, ऑप्शन बी पराग्वे से, ऑप्शन सी अर्जेंटीना से, ऑप्शन डी ब्राजील से। फटाफट करते हैं इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बोलिविया से, बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा, मकर रेखा बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, और आप फटाफट आंसर कर दीजिए कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। फटाफट कीजिए राइट आंसर, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? फटाफट आंसर कीजिए, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? फटाफट आंसर कर दें आप लोग, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? फटाफट आंसर कर दें आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के बाद हम इसका आंसर बता देंगे, जब तक आप लोग आंसर कर दीजिए इसका कितने देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यानी पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 नामीबिया, 3 ब्राजील और 4 चिली। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? केवल एक से, बी 2 3 4 से, ऑप्शन सी 1 2 3 से, ऑप्शन डी 1 2 3 4 से। फटाफट कर दें इसका राइट आंसर। मकर रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील या चिली। इन चारों में से किस किस से होकर गुजरती है, या फिर चारों से होकर गुजरती है? फटाफट करें इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों से होकर गुजरती है, चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अभी हमने पूछा था कि कितने देशों से, टोटल 12 देशों से, टोटल 12 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, जिसमें पहला हो गया, 12 देशों का नाम हम बता दे रहे हैं, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी फ्रांस, फ्रेंच पोलिनेशिया का जगह है फ्रांस में, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, टोंगा और नामीबिया, नामीबिया। ये 12 देश हैं, 12 देश हैं जो मकर रेखा जहां से गुजरती है होकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तिथि को दिन और रात और दिन बराबर होते हैं? किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 22 जून को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी 21 फरवरी को। बहुत ही आसान प्रश्न है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 22 जून को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी 21 फरवरी को। फटाफट कर दें इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 सितंबर को। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखिएगा।
20 और 21 मार्च को 20 और 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। 20 और 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं तथा 22 व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में 22 और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और इन दोनों दिनों में 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन होता है। ठीक है, 20 और 21 मार्च को भी और 22 और 23 सितंबर को भी। आंसर में अगर जो भी आए तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव में, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव में, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी कहीं नहीं। फटाफट करें इसका राइट आंसर। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी कभी नहीं। फटाफट करें इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सबका राइट आंसर है क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उस उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन ए 21 दिसंबर को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी 23 दिसंबर को, ऑप्शन डी 22 जून को। फटाफट करें इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जून या फिर ऑप्शन डी 22 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? फटाफट करें इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है, विंटर सीजन शुरू हो जाता है और यह दिन सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर 21 भी आ जाए, 21 या फिर 22 दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप आंसर में लगा सकते हैं। ठीक है, 21 और 22 दिसंबर का वर्ष सबसे छोटा दिन होता है वर्ष का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, ऑप्शन बी जर्मेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फटाफट करें इसका राइट आंसर। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु विधि, ऑप्शन बी जर्मेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फटाफट कर लें आप लोग आंसर, तेजी से आंसर करें, बहुत स्लो आंसर है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, सबका राइट आंसर यूरेनियम डेटिंग प्रणाली। ठीक है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन, ऑप्शन बी ओलिगोसीन, ऑप्शन सी होलोसीन, ऑप्शन डी इओसीन। फटाफट करें इसका राइट आंसर। देखते हैं कितने लोग सही आंसर लगाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन, होलोसीन या फिर इओसीन। आंसर कर दें आप लोग फटाफट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन महान हिमयुग से संबंध रखता है। ठीक है, महान हिमयुग पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमपात हुआ था, जब बड़े पैमाने पर
हिमपात हुआ था। ठीक है, और इसकी शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी प्लीस्टोसीन की घटना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमालय माना गया है? लघु हिमकाल, सॉरी, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया? ऑप्शन ए 750 से 850 ईस्वी, बी 950 से 1285, ऑप्शन सी 1300 से 1870 ई, ऑप्शन डी आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। फटाफट करें इसका राइट आंसर। किसे लघु हिमकाल माना गया है? फटाफट कर दें इसका राइट आंसर। 750 से 885, 950 से 1250 ई, 1300 से 1870 ई, या फिर आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1300 से 1870 ई को माना गया लघु हिमकाल। याद रखिएगा, इसके बीच में मान लीजिए 1400, 1500, 1600, 1700, इसमें कुछ भी आएगा तो लघु हिमकाल का वर्ष उसमें आप मान लीजिएगा। अगर प्रश्न में मान लीजिए 750 की जगह पे ये दे दिया होता 1400 से 1850, तो राइट आंसर ये भी हो जाता। ठीक है, कोई एक जब भी 1300 और 1870 के बीच में जो भी वर्ष देगा उसे लघु हिमकाल माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही गणना दे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? डायनासोर का काल आज से लगभग कितने वर्ष पहले था? फटाफट करें इसका राइट आंसर। यहां पे एक और जोड़ लीजिएगा, डी 80 करोड़ वर्ष पूर्व। 80 करोड़ वर्ष। फटाफट करें इसका राइट आंसर। डायनासोर का काल निम्न में से किस वर्ष पहले था? कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़ वर्ष पहले, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर 80 करोड़ वर्ष पूर्व। फटाफट करें इसका राइट आंसर। जुरासिक कल्प भी कहते हैं, उसके जुरासिक पीरियड भी कहते हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 करोड़ वर्ष पूर्व। और रियल टाइम इसका है 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व। 8 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक कल्प माना जाता है। ठीक है, और इसी समय डायनासोर का काल भी कहते हैं, इसे डायनासोर का काल, और इसे जुरासिक कल्प यानी जुरासिक पीरियड भी कहते हैं, और जुरासिक पीरियड में ही डायनासोर का काल माना गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? ऑप्शन ए ज्वालामुखी फटने से, ऑप्शन बी विवर्तन की क्रिया से, ऑप्शन सी चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। फटाफट करें इसका राइट आंसर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फूटने से, ऑप्शन बी विवर्तन की क्रिया से यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, ऑप्शन सी चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। फटाफट करें इसका राइट आंसर। महाद्वीप कैसे अलग हुए? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विवर्तन की क्रिया से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से महाद्वीप अलग हुए थे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, विवर्तन की क्रिया से। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसे वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है। ठीक है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है। फटाफट करें इसका राइट आंसर। भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग था, लेकिन वर्तमान समय में कौन सा भाग इसमें शामिल है? दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ये सभी। फटाफट करें इसका राइट आंसर। पेंजिया, पहले पेंजिया के रूप में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और पेंजिया डिवाइड हुआ था 2 भाग में। ठीक है, पेंजिया 2 भाग में डिवाइड था,
एक था आपका लारेशिया जिसको कहा गया, और दूसरे को कहा गया था गोंडवाना लैंड। दूसरे को माना गया था गोंडवाना लैंड को। ठीक है, दो भागों में पेंजिया डिवाइड था, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। फटाफट कर इसका राइट आंसर। वर्तमान में कौन सा भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, गोंडवाना लैंड के भाग ये सभी हैं। एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, प्रायद्वीपीय भारत है, और अंटार्कटिका है। ठीक, अंटार्कटिका है। टोटल ये सारे जुड़े हुए थे गोंडवाना लैंड से, और वर्तमान में भी इसके भाग हैं। और याद रखिएगा ये सब गोंडवाना लैंड के, और लारेशिया में जुड़े हुए हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आपका गोंडवाना में, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप तथा एशिया, ये सभी जुड़े हुए हैं आपके लारेशिया में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? निम्न में से कौन सी घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन, ऑप्शन 2 हिमानी चक्र। फटाफट करें इसका राइट आंसर। किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? जीवों के विकास को प्रभावित किया है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन, ऑप्शन 2 हिमानी चक्र। फटाफट करें इसका राइट आंसर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, दोनों ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ठीक है, ज्योग्राफी की एक बुक है सविंद्र सिंह द्वारा। ठीक है, सविंद्र सिंह द्वारा एक ज्योग्राफी की बुक लिखी गई है जिसका नाम है भौतिक भूगोल का स्वरूप। ठीक है, सविंद्र सिंह ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है भौतिक भूगोल का स्वरूप। उसमें इन्होंने इन दोनों कारणों को बताया है जीवों के विकास के लिए। ठीक है, इन दोनों कारणों को उन्होंने बताया है जीवों के विकास के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? मात्र एक प्रश्न बचा हुआ इसके बाद। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ऑप्शन ए प्लीओसीन, ऑप्शन बी पैलियोसीन, ऑप्शन सी प्लीस्टोसीन, ऑप्शन डी ओलिगोसीन। फटाफट करें इसका राइट आंसर। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन, ऑप्शन बी पैलियोसीन, ऑप्शन सी प्लिस्टोसीन, ऑप्शन डी ओलिगोसीन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट करें इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लिस्टोसीन। ठीक है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लिस्टोसीन एवं अभिनय जमाव का विस्तार है। अभिनय जमाव का विस्तार है। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण 70,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, जबकि प्लिस्टोसीन युग ये 70,000 वर्ष इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। और प्लिस्टोसीन युग माना जाता है 25,88,000 वर्ष से लेकर 11,700 वर्ष तक। ठीक है, 11,700 वर्ष तक माना जाता है प्लिस्टोसीन युग, और इसी के बीच में आ जाता है आपका 70,000 वर्ष पूर्व जब थार मरुस्थल का विकास हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। वलन क्रिया का किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए महादेशजनक बल का, बी भूपेक्षी यानी कोरियोलिस बल का, ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल का, या फिर ऑप्शन डी बहिर्जात बल का। फटाफट करें इसका राइट आंसर। वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए महादेशजनक बल का, ऑप्शन बी भूविक्षेपीय यानी कोरियोलिस बल का, ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल का, या फिर डी बहिर्जात बल का। फटाफट करें इसका राइट आंसर। वलन क्रिया किसका परिणाम है? किसका परिणाम है वलन क्रिया? फटाफट करें इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है, काफी लोग आंसर आ गए हैं, फटाफट आप लोग आंसर करें, देर ना करें, आखिरी प्रश्न है। और इसका राइट है
ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल का कारण है वलन प्रक्रिया, क्योंकि इसके तहत एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है जिससे वलन की क्रिया शुरू होती है और इसी के तहत सारे या अधिकतर पर्वतों का निर्माण हुआ है और हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी बल के वजह से हुआ है। वलन की प्रक्रिया के तहत ही हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, ये था आखिरी प्रश्न। कल के लिए अब देख लेते हैं टॉपिक, और कल का टॉपिक होगा चट्टानें, ज्वालामुखी और भूकंप। चट्टानों से रॉक्स, ज्वालामुखी और भूकंप से कल हम प्रश्नों को देखेंगे। प्लीज आप इसे रिवाइज कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टारगेट विद अजय सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। कोई भी क्वारी के लिए 991047161715 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। आप हमेशा हमारा सहयोग करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल फिर 1 बजे। और फटाफट आप लोग एक आंसर कर दीजिए, फटाफट आप लोग अपना आंसर कर दीजिए कितने सही हुए हैं। फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। फटाफट आंसर कर दें आप लोग, कितने प्रश्न आपके हुए हैं सही। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें कितने आपके सही हुए हैं 25 में से। फटाफट आप लोग कर दें, कितने प्रश्नों को आपने सही किया 25 में से, कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट। फटाफट लिख दें आप लोग कितने सही हुए हैं आपके, फिर हम सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। ओके, हैव ए गुड डे।